Hello students, how are you? I hope all of you are fine. So student, in the last part of the video, we have solved exercise 3.2, okay? And I hope you have also done. So today student, we will study a new topic, that is trigonometric functions of sum and difference of two angles, okay? First you write down the topic, that is trigonometric functions of sum and difference of two angles. Okay, students, till now you have studied trigonometric ratio of only one angle. Like suppose for angle A you have solved for sine A, cos A, tan A. For a particular one angle you have studied all trigonometric ratio, but in this topic we have to deal with two angles with their sum and their difference. Suppose student, suppose there are two angles such as A and B, okay, and you have to study their sum and difference. So what will be their sum? Their sum will be A plus B and their difference will be A minus B. So in this section we are going to study the sum and difference of two angles for all trigonometric ratios. Like for sum we will study sine A plus B, we will study cos A plus B, we will study tan A plus B and so on. And similarly for difference also, that is A minus B. यहाँ पर दो एंगल के सम के रूप में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का फॉर्मूला पढ़ेंगे, ठीक है। और ये स्टूडेंट ट्रिग्नोमेट्री की जान होती है। ये जो फॉर्मूले मैंने लिखा है सम एंड डिफरेंस वाले, दिस इज द सोर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अगर ये आपको समझ में एक बार आ गया या अगर आपने इसके फॉर्मूले को याद कर लिया तो आपका ट्रिग्नोमेट्री का प्रॉब्लम 70% तक सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो हम लोग इसको अब स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो स्टूडेंट, स्टार्ट करने से पहले हम लोग करेंगे क्या इस सेक्शन में, ठीक है। पहले हम लोग cos A प्लस बी, मतलब कि दो एंगल के सम का cos का फॉर्मूला डिराइव करेंगे, ठीक है। और एक बार जब cos A प्लस बी डिराइव हो जाएगा, यानी कि जब ये cos A प्लस बी डिराइव हो जाएगा, तो इसी की मदद से जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, जैसे sin A प्लस बी, tan A प्लस बी, sec A प्लस बी एंड सो ऑन, उसको भी हम लोग इस फॉर्मूले की मदद से डिराइव कर सकते हैं। तो केवल एक डिराइव करना है, बाकी तो ऑटोमेटिकली सब आ ही जाएगा, ठीक है। तो हम लोग इसके लिए पढ़ेंगे, ठीक है। और इसका जो फॉर्मूला होता है स्टूडेंट, वो होता है, आपने क्लास 10th में देखा होगा हिंट में, दैट इज cos A cos B माइनस sin A sin B, ठीक है। ये होता है और इसी को हम लोग प्रूव करने वाले हैं, ठीक है। जहां पर क्या A और B क्या है, दो एंगल, ठीक है। और इसी को हम लोग प्रूव करेंगे इस सेक्शन में, ठीक है। प्रूफ बोर्ड एग्जामिनेशन में नहीं आता, लेकिन आफ्टर 12th अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे तो उसमें ये बहुत कारीगर है। इवन आपके फिजिक्स में बहुत यूजफुल है इसका प्रूफ, बहुत ज्यादा यूजफुल है। अगर आप प्रूफ समझ लिए एक बार तो प्रूफ फिजिक्स में जितने भी डेरिवेशन होगी आपको आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो मैं बेस से स्टार्ट कर रहा हूँ स्टूडेंट कि करना क्या है, हम लोग को ये प्रूव करना है, ठीक है। तो पहले आप ये लिख लेना, हमको ये प्रूव करना है, टू प्रूव करके, ठीक है। मैं लिख नहीं रहा हूँ टू प्रूव, लेकिन आप कॉपी में लिख लेना। अब देखो, इसको समझने के लिए मैं कुछ बेसिक रूल्स आपको बताता हूँ, करना क्या है हम लोगों को, ठीक है। देखो, मान लो ये चीज तो आपने पहले भी की है, देखो स्टूडेंट, ये वाली, कि अगर ये एक यूनिट सर्कल है, यूनिट सर्कल है मतलब रेडियस 1 है, ठीक है। और यहाँ पे एक पॉइंट P है और ये x डैश, ये y डैश, ठीक है। और ये वाला जो एंगल है, ये ओरिजिन है, ये वाला एंगल मान लो आप क्या है, ये वाला एंगल आप मान लो A। सपोज ये एंगल A नहीं, मान लो ये अल्फा है, सपोज ये एंगल अल्फा है, ठीक है। मान लो ये एंगल अल्फा है, ठीक है। और ये एक यूनिट सर्कल है, ठीक है, जिसका रेडियस कितना है, होता है 1, ठीक है। तो हम लोगों ने बताया था ना, मैंने आपको एक प्रूफ बताया था जहां पे इसका कोऑर्डिनेट मैंने माना था A और B, और A की वैल्यू cos थीटा के बराबर आई थी, B की वैल्यू sin थीटा के बराबर आई थी, ठीक है। तो एक बार मैं फिर से कर दे रहा हूं, मान लो कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x, y, मान लो, ठीक है। और मैं P से OX पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं, दैट इज PM, और इसका रेडियस 1 है, तो OP कितना होगा, 1। तो जब आप उस ट्रायंगल में स्टूडेंट, ये लिखना मत, ये आप ऑलरेडी लिख चुके हो,
तो अगर आप इसमें इस ट्रायंगल OPM में स्टूडेंट, ट्रायंगल OPM में cos अल्फा लगाओगे तो क्या आएगा? देखो ये x, y है ना, इसका मतलब ये कितना हुआ x और ये कितना हुआ y। अरे x में x कोऑर्डिनेट में इसका x है और y में y है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया? x, y। तो cos अल्फा अगर लगाते हैं तो cos अल्फा होगा OM अपॉन OP, या cos अल्फा विल बी इक्वल टू OM कितना है x और OP कितना है 1। तो यानी कि x इक्वल टू कितना है? cos अल्फा। ऐसे ही जब साइन के लिए सॉल्व करोगे तो y इक्वल टू साइन अल्फा आएगा। याद आया आपको कि a इक्वल टू cos थीटा आया था, b इक्वल टू साइन थीटा आया था, तो वहीं x की जगह a है और b की जगह y है। समझ में आया? तो देखो x की क्या वैल्यू आई? cos अल्फा। y की क्या वैल्यू आई? साइन अल्फा। तो हम लोग यहाँ पर जो x और y लिखे हैं ना, तो इसको x और y ना लिख के इसकी वैल्यू पुट कर दे रहे हैं। मतलब x की जगह पर लिख दिया cos अल्फा और y की जगह लिख दिया साइन अल्फा। ठीक है, ऐसे मैंने लिख दिया। अब ध्यान दो स्टूडेंट, आई थिंक ये चीज समझ में आ गई होगी क्योंकि ये पहले का ही है। अब ध्यान दो, इस एंगल अल्फा के बारे में तो हमको कुछ पता नहीं है ना। एंगल अल्फा कहाँ बन रहा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि ये हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही बनेगा, ये कहीं भी बन सकता है। ये तुम्हारा सेकंड क्वाड्रेंट बनेगा। अगर ये सेकंड क्वाड्रेंट बनेगा तो कैसा होगा? अगर मान लो कि ये सेकंड क्वाड्रेंट बन रहा है तो कुछ ऐसा होगा, ये पॉइंट P यहाँ होगा और ये वाला पूरा एंगल कितना होगा? अल्फा। और आप खुद देखो ये एंगल 90 से बड़ा और 180 से छोटा है, इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में ही बनेगा। तो देखो इस केस में एंगल अल्फा सेकंड क्वाड्रेंट बन रहा है। सिमिलरली जब ये एंगल अल्फा मान लो ऐसे होगा तो ये थर्ड में बनेगा, ऐसे ही फोर्थ में बनेगा। तो ये अल्फा जो है ना कहीं भी बन सकता है। ये जो अल्फा है ये फर्स्ट में भी बन सकता है, सेकंड में भी बन सकता है, थर्ड में भी बन सकता है, फोर्थ में भी बन सकता है। और हमको स्टार्टिंग से पता है स्टूडेंट, हम लोगों को स्टार्टिंग से पता है, कभी भी हम लोग जब एंगल कैलकुलेट करते हैं, उसका मेजर कैलकुलेट करते हैं, तो हमारी बेस लाइन क्या होती है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस। क्योंकि हमारा बेस तो कभी चेंज होता ही नहीं है। हमारा बेस लाइन मतलब कि जो रेफरेंस लाइन है जिससे एंगल हम लोग बनाते हैं, वो तो कभी चेंज नहीं होता है। आप खुद सोचो, जब आप एंगल बनाते हो तो आप बेस चेंज करते हो? नहीं, पहले आप 60 बनाओगे फिर 90 बनाओगे, बेस सेम रहता है, बस आप टर्मिनल साइड को मूव कराते हो। ठीक है, तो वही काम यहाँ ओपी के साथ भी होगा। ओपी कभी फर्स्ट में भी रह सकता है, सेकंड में भी रह सकता है, थर्ड में भी रह सकता है, फोर्थ में भी रह सकता है। ठीक है, लेकिन हमको देखना क्या है? उसका रिफरेंस पॉइंट, और रिफरेंस पॉइंट हमेशा सेम रहता है, दैट इज अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। जो बेस होता है वो हमेशा रेफरेंस लाइन होता है और वो हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में होता है, और एंगल हमेशा हम लोग रेफरेंस लाइन से ही काउंट करते हैं। ठीक है, तो अब देखो, अगर मान लो ये वाला पॉइंट P, इसको हम फर्स्ट शिफ्ट कर दिए कहां पर? मान लो, देखो मान लो मैंने यहां लिख दिया Q। ठीक है, और ये वाला एंगल मान लो, ये वाला एंगल मान लो मैंने लिख दिया बीटा। फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया बीटा। तो एक बात बताओ, रिफरेंस से टोटल एंगल कितना बनेगा? रिफरेंस से टोटल एंगल कितना बनेगा? रिफरेंस लाइन से, रिफरेंस लाइन ये है, तो इसका मतलब ये पूरा एंगल बन गया अल्फा प्लस बीटा। तो इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा, ऐसे ही जैसे आपने कॉस में लिखा है वैसे ही आप अल्फा प्लस बीटा के टर्म्स में लिख दो। मतलब इसका जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो हो जाएगा कॉस अल्फा प्लस बीटा कॉमा साइन अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने देखो, मान लो P पॉइंट यहां पर है, P पॉइंट यहां भी हो सकता है, मतलब कहीं भी हो सकता है। तो आपको देखना क्या है? बस एक बार आपको पता चल गया कि ये जो पॉइंट P है इसका कोऑर्डिनेट कॉस और साइन में होता है, तो बस आपको बेस से रेफरेंस देखना है कि कितना एंगल बन रहा है और वही एंगल इसके जगह लिख देना है। पहले केस में बेस से अल्फा बन रहा था P पर, बेस से इस डायरेक्शन में अल्फा बन रहा था, तो कॉस अल्फा साइन अल्फा। दूसरे केस में बेस से Q वाले पॉइंट का जो एंगल था वो अल्फा प्लस बीटा बन रहा था, तो यहाँ कॉस अल्फा प्लस बीटा। अब मान लो एक और पॉइंट होता, मान लो यहाँ पे ये R है मान लो, ठीक है, और यहाँ पे गामा बन रहा है, ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो अब बेस से कितना एंगल बन रहा है? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो होगा कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एंड साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ठीक है, तो समझाने का यही मतलब था। आपको बस एक बार ये पता चल गया कि इस वाले पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होता है वो कॉस और साइन में होता है, और डिपेंडिंग अपॉन द एंगल्स विद द रेफरेंस लाइन, उसके बाद आप डायरेक्टली लिख लोगे। ये P रेफरेंस लाइन से x बना रहा था, सॉरी अल्फा बना रहा था, तो इसका कोऑर्डिनेट कॉस अल्फा साइन अल्फा। ये Q रेफरेंस लाइन से अल्फा प्लस बीटा बना रहा था,
तो इसका कोऑर्डिनेट cos अल्फा प्लस बीटा sin अल्फा प्लस बीटा। सिमिलरली ये r रेफरेंस से अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बना रहा था, तो इसका कोऑर्डिनेट cos अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा sin अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो ये बेस था इसका प्रूफ समझने के लिए, ठीक है। अब देखो जो हमें प्रूव करना है स्टूडेंट, जो हमें प्रूव करना है वो चलेंगे हम लोग, ठीक है। फिर से वही काम करेंगे जो मैंने एक्सप्लेन किया है आपको, थोड़ा सा ट्रिकी है, समझना, घबराना मत, क्योंकि प्रूफ का यूज बहुत फिजिक्स में भी होगा, मैथ्स में भी तो होगा ही। अब देखो थोड़ा सा मैं बड़ा फिगर बना रहा हूं समझाने के लिए, ठीक है। और मैं सारी चीज लिखूंगा नहीं बोर्ड पे, कुछ बोलूंगा अभी तो आप लिखते जाना। मान लो हमें इसके ये प्रूव करना है, ठीक है। यहां पर एक पॉइंट P है, ये x डैश, ये y डैश, ठीक है। ये ओरिजिन और ये जो OP है ये रेफरेंस पॉजिटिव x एक्सिस से एंगल A बना रहा है, ठीक है। एंगल A बना रहा है, एंगल A, क्योंकि हम लोग को दो एंगल चाहिए, एक A चाहिए और एक B चाहिए। तो पहले मैंने एंगल ले लिया A। तो बताओ पॉइंट P का कोऑर्डिनेट क्या होगा? जैसे मैंने बताया था अभी, पॉइंट P का कोऑर्डिनेट होगा cos A sin A, ठीक है। अब एक काम कर रहा हूं मैं एक और एंगल ले ले रहा हूं, OP को बेस मान के मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे एक पॉइंट ले ले रहा हूं Q, ठीक है, मान लो। और ये जो एंगल है ये वाला एंगल POQ वो कितना है, मान लो B, ठीक है। तो एक बात बताओ कि ये वाला एंगल है ना B, तो रेफरेंस से पूरा एंगल कितना होगा? रेफरेंस एक्सिस से पूरा एंगल कितना होगा? A प्लस B। इसका मतलब इस पॉइंट Q का जो कोऑर्डिनेट होगा वो होगा cos A प्लस B sin A प्लस B। ये पॉइंट Q का कोऑर्डिनेट हमेशा रेफरेंस से देखते हैं और cos और sin में कोऑर्डिनेट होता है, ठीक है। इससे मत देख लेना क्योंकि ये रेफरेंस नहीं था, रेफरेंस ये था, और एंगल हमेशा रेफरेंस से देखते हैं। तो टोटल एंगल कितना हो गया A प्लस B, तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा cos A प्लस B sin A प्लस B, ठीक है। अब देखोगे स्टूडेंट एक काम कर रहा हूं मैं, अब रेफरेंस से एंगल B के ही बराबर एक एंगल ले रहा हूं लेकिन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। मतलब जितना भी एंगल B था ना, जितना भी एंगल B था वो उतना ही एंगल में रेफरेंस से नेगेटिव डायरेक्शन में बना रहा हूं, मतलब कि ऐसे। सपोज ये है कितना -B, क्योंकि आपको ही पता है जब ऐसे जाते हो तो पॉजिटिव होता है और जब क्लॉकवाइज जाते हो तो नेगेटिव होता है, तो ये -B हो गया, ठीक है। अच्छा, अब मान लो ये कोई पॉइंट R है, तो देखो रेफरेंस से ये एंगल कितना है, रेफरेंस से ये एंगल कितना है -B। तो हमको तो घूमने की जरूरत है नहीं क्योंकि हम हमेशा रेफरेंस से ही देखते हैं। तो इसका जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो हो जाएगा cos -B एंड sin -B, ठीक है। जो एंगल रेफरेंस से बनता है वही cos और sin में आ जाता है। तो cos -B sin -B। इसको थोड़ा और सॉल्व कर लो तो cos माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा होता है, cos माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा एंड sin माइनस थीटा इक्वल टू माइनस sin थीटा। तो इसका जो कोऑर्डिनेट आएगा वो आएगा एक्चुअल में cos B एंड माइनस sin B, ठीक है। एक चीज और, ये एक यूनिट सर्कल था ना, ये एक यूनिट सर्कल था, तो इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा 1,0। ये होगा 0,1, ये तो पता ही है आपको, -1,0 एंड ये 0,1 -1, ठीक है। इतनी चीजें हो गई हम लोग के पास, ठीक है। आप ये कहोगे सर आपने ऐसे क्यों नहीं काउंट किया? ऐसे मैंने इसलिए नहीं काउंट किया क्योंकि हमको रेफरेंस से ही देखना है। तो रेफरेंस से या तो ऊपर देखे या तो रेफरेंस से नीचे देखे, तो ये थोड़ा नजदीक था, रेफरेंस से नीचे था, तो इसीलिए इसका जो लिखा वो cos -B और sin -B। इसको थोड़ा सॉल्व किया तो इसके जो नए कोऑर्डिनेट आ गए वो ये आ गए। इसको सॉल्व करने के बाद ही ये आया है, ठीक है। इसको मैंने सिंप्लीफाई कर दिया है तो यही आया है। अब ध्यान दो स्टूडेंट, मान लो कि एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं, ये वाला एंगल 40 है, मान लो एंगल A कितना है 40 और एंगल B कितना है 60 फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ स्टूडेंट, एक सिंपल सी बात बताओ, A प्लस B कितना हुआ? A प्लस B विल बी 100 होगा, A प्लस B 100 होगा। अब ध्यान दो, ऐसे ही ये वाला एंगल 40 है और ये वाला -60 है, क्योंकि नेगेटिव है तो -60 है।
लेकिन एक्चुअल में अगर एब्सोल्यूट वैल्यू निकाला जाए, मॉड निकाला जाए, तो जो एंगल ये वाला होगा पूरा एंगल, वही एंगल ये एंगल होगा। जो एंगल QOX होगा, जो एंगल QOX होगा, वही एंगल क्या होगा, POR। देख लो, क्योंकि यहां से यहां तक भी 100 है, यहां से यहां तक भी 100 है, क्योंकि देखो ये जो डायरेक्शन, नेगेटिव साइन बस डायरेक्शन बताता है, वैल्यू तो 60 ही है ना, तो ये पूरा एंगल भी 100 हुआ, ये पूरा एंगल भी 100 हुआ। ठीक है, तो इसके बाद क्या करेंगे स्टूडेंट हम लोग, मतलब कि एंगल, मतलब यहां से हम लोग ये लिख सकते हैं कि एंगल QOX विल बी इक्वल टू एंगल POR। यहां से हम ये कह सकते हैं QOX विल बी इक्वल टू POR। ठीक है, दोनों का मेजर सेम ही होगा, ये भी 100 होगा, ये भी 100 होगा। ठीक है, बस डायरेक्शन इसका अपोजिट है और कुछ नहीं। ठीक है, तो अब ध्यान दो करना क्या है। इसके बाद जो दो एंगल कॉमन मिल रहे हैं ना, उसके टर्मिनल पॉइंट और बेस पॉइंट को ज्वाइन कर दो। मतलब QOX में QX को ज्वाइन करो, QOX में QX को ज्वाइन किया, और POR में PR को ज्वाइन किया। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? समझ में आ रहा है? देखो QOX A+B था और POR भी A+B ही होगा। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन में है, लेकिन एंगल तो सेम ही होगा ना, जो एंगल A+B होगा वही एंगल ये भी होगा, बस इसका डायरेक्शन अपोजिट है। अगर डायरेक्शन को भूल जाओ, अगर आपको डायरेक्शन के बारे में नहीं पता होता, तो ये भी 60 और ये 40 100, और ये भी 40 और 60 100, तो दोनों का एंगल का मेजर सेम ही है, बस इस वाले का डायरेक्शन अपोजिट है। तो मैंने क्या किया, जो QOX था उसके टर्मिनल साइड को इसको ज्वाइन कर दिया। QOX लिख लो, या यहाँ पे एक पॉइंट ले लो, मान लो M ले लो, तो QOM लिख देता हूं मैं। ठीक है, आपको समझाने के लिए QOM लिख देता हूं। QOM में Q और M को ज्वाइन कर दिया, POR में P और R को ज्वाइन कर दिया। अब ध्यान दो स्टूडेंट, मैं लेता हूं ट्रायंगल QOM एंड ट्रायंगल POR। ठीक है, अब ध्यान देना, QO विल बी इक्वल टू PO होगा। अरे QO इसका और इसका PO इक्वल होगा, क्यों? क्योंकि रेडियस है। सिमिलरली एंगल QOM विल बी इक्वल टू एंगल POR, ये इक्वल एंगल है। अरे QOM भी A+B होगा और ये भी A+B ही होगा, दोनों का मेजर सेम ही आएगा। एंड OM इक्वल टू OR, ये भी क्या है, रेडियस। अरे इसका OM, इसका OR, ये भी क्या है, रेडियस, इक्वल। तो यानी कि SAS से स्टूडेंट ट्रायंगल QOM विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल POR। QOM और POR दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे, आप देख लेना। देखो इसका QO तो इसका PO, इसका ये वाला एंगल तो इसका ये वाला एंगल, और फिर इसका OM और इसका OR, SAS से दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ठीक है, इतना करो आप। अच्छा, अब ये कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो इसका मतलब बाई CPCT से क्या लिख सकते हैं, बाई CPCT इसका, इस वाले ट्रायंगल का QM विल बी इक्वल टू PR होगा ना। अरे इस ट्रायंगल में QM बचा था और इस ट्रायंगल में PR बचा था, तो QM और PR क्या हो जाएंगे, इक्वल। और वैसे भी अगर दो कॉर्ड सेंटर पे सेम एंगल बनाते हैं तो वो कॉर्ड आपस में इक्वल होते हैं। आपने सर्कल में एक थ्योरम पढ़ा है, देखो QM एक कॉर्ड है जो सेंटर पे A+B बना रहा है, PR भी एक कॉर्ड है जो सेंटर पे A+B बना रहा है। ठीक है, तो दोनों का एंगल सेम हो जाएगा, दोनों की साइड सेम हो जाएगी, मतलब कॉर्ड सेम हो जाएगा। ठीक है, तो इतना हो गया। अब देखो ध्यान से, हम लोग को क्या मिल गया, QM इक्वल टू
पी आर, ये लाइट चल रहा है इसको मैं यूज करता हूँ। चलो क्यू एम इक्वल टू पी आर, ठीक है। अब अच्छा, क्या आप क्यू एम और पी आर निकाल सकते हो? अब हम लोग करना ये है कि डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके क्यू एम और पी आर को निकालना है, ठीक है। तो बारी बारी से मैं निकालता हूं। व्हाट विल बी क्यू एम स्टूडेंट? क्यू एम कैन बी कैलकुलेटेड एज अंडर रूट डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। आप देखो ध्यान से, मान लो ये x1 y1, ये है x2 y2, तो हम लिख सकते हैं ना cos a प्लस b माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस साइन a प्लस b, वेट अ मिनट, यहां जगह कम पड़ रही है, नीचे लिख देता हूं मैं। तो QM विल बी इक्वल टू अंडर रूट कॉस a प्लस बी माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस साइन a प्लस बी माइनस 0 का होल स्क्वायर। डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज देखो, x1 y1 x2 y2, तो x1 क्या है cos a प्लस बी एंड x2 है 1, तो cos a प्लस बी माइनस 1 का होल स्क्वायर एंड साइन a प्लस बी माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो यहां से हमारा क्या निकल गया QM। सिमिलरली स्टूडेंट हम लोग क्या निकाल सकते हैं PR, ठीक है। PR को कैसे निकालोगे? PR जब निकालोगे तो x1 y1 ये, x2 y2 ये। अब मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, अब ये समझ जाना कैसे मैंने किया है। तो cos a माइनस cos b का होल स्क्वायर प्लस साइन a, और देखो माइनस होता है और यहां पे माइनस साइन बी है, तो ये हो जाएगा प्लस साइन बी का होल स्क्वायर, ठीक है। यहां मैं लिख दे रहा हूं यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, आपको समझाने के लिए, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। देखो पहले QM में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया, तो ये x1 y1 x2 y2, हम जानते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला होता है अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो cos a प्लस बी माइनस 1 का स्क्वायर प्लस साइन a प्लस बी माइनस 0 का स्क्वायर, ठीक है, हो गया। ऐसे ही PR निकाला, तो इसमें x1 y1 ये मान लो, x2 y, आप किसी को ही मान सकते हो, तो मैंने इसको x1 y1 इसको x2 y2, तो जब PR निकाला हूं मैं, तो ये अंडर रूट cos a माइनस cos b का होल स्क्वायर प्लस साइन a माइनस माइनस साइन b, तो ये प्लस बन जाएगा, तो ये आ गया, ठीक है। तो अब मैं ये वाला पार्ट इरेज कर दे रहा हूं स्टूडेंट, क्योंकि अब नहीं समझ में आएगा। फिगर तो आपने बना ही लिया, ठीक है, फिगर आपने बना लिया है। तो ये हमारा QM निकल गया, ये हमारा PM निकल गया, ठीक है। तो अब देखो QM किसके बराबर था? QM बराबर था PR के, ठीक है। तो वैल्यू पुट कर देते हैं हम लोग। तो QM की जो वैल्यू आई थी वो आई थी cos a प्लस बी माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस साइन a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि यहां पे साइन a प्लस बी माइनस 0 था, तो यही बचेगा, इक्वल टू अंडर रूट cos a माइनस cos b का होल स्क्वायर प्लस साइन a माइनस साइन b का होल स्क्वायर। अब मैं ये सब पार्ट डिलीट कर दे रहा हूं, डिलीट मतलब इरेज, क्योंकि मुझे सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो रही है, स्पेस नहीं है ज्यादा इसकी वजह से। दिस इज नॉट अ वेरी बिग बोर्ड, दैट्स व्हाई। अब देखो दोनों तरफ की स्क्वायरिंग कर दोगे आप, इतना लिख लिया आप लोगों ने, पहले ये लिख लो, उसके बाद लिखना स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो जब दोनों साइड का स्क्वायरिंग करोगे स्टूडेंट, तो स्क्वायर रूट का साइन हट जाएगा, ठीक है, स्क्वायर रूट का साइन हट जाएगा, ठीक है। अब मैं ये भी डिलीट कर देता हूं, चलो, क्योंकि थोड़ा बड़ा स्पेस मिल जाएगा मुझे।
अब देखो इधर क्या आया था, cos a प्लस बी का स्क्वायर, नहीं cos a प्लस बी माइनस 1 का स्क्वायर प्लस sin a प्लस बी का स्क्वायर इक्वल टू cos a माइनस cos b का स्क्वायर प्लस sin a प्लस sin b का होल स्क्वायर। ये तब आया जब दोनों साइड का स्क्वायरिंग कर दिए थे, ठीक है। अब इसको एक्सपेंड कर दो तो काफी बड़ा आएगा, ये एक्सपेंड हो जाएगा a माइनस बी के फॉर्मूले पे, ये एक्सपेंड हो जाएगा a प्लस बी के फॉर्मूले पे, ठीक है। इसको ऐसे लिख देना था। अब देखो इसको लिख सकते हैं cos स्क्वायर a प्लस बी, क्योंकि जब sin a का स्क्वायर करते हो तो क्या आता है, sin स्क्वायर a, ऐसे आता है ना, वैसे ये भी है। तो ये आ जाएगा cos स्क्वायर a प्लस बी प्लस 1 का स्क्वायर 1 और माइनस 2 cos a प्लस बी, ठीक है। और ये आ जाएगा प्लस साइन स्क्वायर a प्लस बी, ठीक है, क्योंकि इसमें तो कुछ था ही नहीं, तो साइन थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे ही इसको जब एक्सपेंड करेंगे तो ये आएगा cos स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर b माइनस 2 cos a cos b। फिर इसको भी एक्सपेंड करते हैं तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर b माइनस 2 साइन a साइन b, ठीक है, इतना आ जाएगा। अब ध्यान दो स्टूडेंट, आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, क्या, ये लिखना मत कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, पढ़ी थी ना ये। अब देखो कॉस स्क्वायर a प्लस बी एंगल मानो तो कॉस स्क्वायर a प्लस बी और साइन स्क्वायर a प्लस बी कितना बन जाएगा, 1 बनेगा। देख लो ध्यान से, कॉस स्क्वायर, इसको एक पूरे a प्लस बी को एक कोई एंगल मान लो तुम p मान लेते हो इसको, तो cos स्क्वायर p प्लस साइन स्क्वायर p इक्वल टू क्या, 1। बस हम ये देखते हैं कि cos स्क्वायर जो एंगल एसोसिएट है वो सेम है कि नहीं, अगर सेम है तो आइडेंटिटी फॉलो करेगा। तो cos स्क्वायर a प्लस बी प्लस साइन स्क्वायर a प्लस बी कितना हो गया, 1। मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा स्टेप लगेगा सॉल्व करने में। अब ध्यान दो, या मैं लिख ही देता हूँ, पता नहीं समझ में आएगी ना। तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, cos स्क्वायर a प्लस बी और इस वाले साइन स्क्वायर a प्लस बी को एक पास लिख रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद प्लस 1 है, फिर माइनस 2 cos a प्लस बी है, ठीक है, इक्वल टू। अब देखो ध्यान से, इधर वाला तो आप सॉल्व कर लोगे ना। देखो cos स्क्वायर है और प्लस साइन स्क्वायर है, कितना बन जाएगा, 1। इन दोनों को मिला के एक 1 बनेगा और इन दोनों को मिला के एक 1 बनेगा। तो इसका मतलब इन चारों को जब मिलाओगे, cos स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर b प्लस साइन स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर b, तो इन दोनों को जब मिलाओगे तो टोटल 1 प्लस 1 आएगा। इन दोनों को मिलाया तो 1, इन दोनों को मिलाया फिर 1, और उसके बाद माइनस 2 cos a cos b माइनस 2 साइन a साइन b। अगर आपको पता है आइडेंटिटी तो आप समझ जाओगे, नहीं पता है तो बात ही अलग है, ठीक है। देखो ये एक साइड थे ना ये सारे, तो cos स्क्वायर और साइन स्क्वायर a को एक साथ लोगे तो 1 बनेगा यहाँ से, तो वो 1 लिखा मैंने। फिर प्लस करके cos स्क्वायर b और साइन स्क्वायर b को भी ऐड करोगे तो 1 आएगा। उसके बाद माइनस 2 cos a cos b माइनस 2 साइन a साइन b। अब देखो इन दोनों को ही मिला के 1 ही बनेगा। देखो cos स्क्वायर a प्लस बी प्लस साइन स्क्वायर a प्लस बी, दोनों का एंगल तो सेम ही है तो आइडेंटिटी फॉलो करेगा। इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 1। फिर ये भी कितना है, 1 माइनस 2 cos a प्लस बी इक्वल टू, अब ध्यान दो इधर भी कितना है, 1 प्लस 1 माइनस 2 cos a cos b माइनस 2 साइन a साइन b। अब ध्यान दो 1 प्लस 1 1 प्लस 1, ये दोनों कैंसिल, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो बचेगा क्या, माइनस 2 cos a प्लस b यहां पे प्लस होगा स्टूडेंट, यहां प्लस कर लीजिएगा आप, ये प्लस होगा ना, क्योंकि प्लस इसलिए होगा क्योंकि ये a प्लस बी का फॉर्मूला फॉर्म कर रहा है, तो साइन स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर b प्लस 2 साइन ए साइन b, ठीक है। तो अब देखो ये हो जाएगा माइनस 2 cos a
कॉस बी प्लस 2 साइन ए साइन बी। इतना आप लिखो। अब देखो हमारा फॉर्मूला लगभग बन गया है, इसी को प्रूव करना था हम लोगों को, और वो हमारा आ रहा है लगभग। इतना आप नोट करो पहले। अब ध्यान दो, अगर मैं इधर -2 कॉमन ले लूं तो ये -2 कॉस ए प्लस बी है, ये तो ऐसे ही रहेगा। और इन दोनों में से अगर मैं -2 कॉमन ले लूं स्टूडेंट, तो क्या बचेगा ब्रैकेट में? बचेगा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी बचेगा। देख लो, अगर इन दोनों में से मैं -2 कॉमन लेता हूं तो अंदर यही बचेगा। अब देखो -2 और -2 क्या हो गया? कैंसिल। आ गया ना कैंसिल, बस हो गया खत्म। यही करना था। थोड़ा सा अगर अपना भी दिमाग लगाओगे तो ये समझ में आराम से आ जाएगा, कोई बड़ी चीज नहीं है। ठीक है, इसके बाद -2 कॉमन लिया था, उसके बाद -2 कट कर दिया है। तो इन द एंड इन सब के बाद हम कह सकते हैं कि cos a प्लस बी इज इक्वल टू cos a cos b माइनस साइन a साइन b। प्रूव हो गया ये। इसको और अच्छे से लिख देते हैं, बहुत गंदा लिख रहा हूं मैं, पता नहीं क्या हो गया। cos a प्लस बी इक्वल टू cos a cos b माइनस साइन ए साइन बी। उस लास्ट लाइन के बाद यही लिखना है, दैट इज प्रूव्ड। याद कर लो इसको। अब cos a प्लस बी का फॉर्मूला, पहले cos a cos b, पहले cos आएगा, फिर यहाँ माइनस साइन ए साइन बी। जब प्लस का फॉर्मूला लिखते हो तो यहाँ माइनस होता है, जब माइनस का लिखते हो तो प्लस होता है। ठीक है, एक फॉर्मूला डिराइव हो गया ना। अब इसी की मदद से हम लोग बाकी के फॉर्मूले डिराइव करेंगे। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों ने लिख लिया है, तो पहले मैं आज डिराइव कर देता हूं सबका। देखो, अब मैं करता हूं, सम का तो कर दिया, अब मान लो मुझे ये प्रूव करना है। मान लो कि मुझे ये करना है, टू प्रूव एक नया फॉर्मूला, ये सेकंड फॉर्मूला है। अब लिखते जाओ, वो फर्स्ट फॉर्मूला था, ये सेकंड फॉर्मूला है। टू प्रूव, दैट इज फॉर्मूला नंबर सेकंड, cos a माइनस बी इक्वल टू cos a cos b प्लस साइन ए साइन बी। बहुत छोटा सा डिफरेंस होता है, जब यहाँ माइनस होता है तो यहाँ प्लस आता है, जब यहाँ प्लस होता है तो माइनस। ये प्रूव करना है, तो इसका प्रूफ देखो। प्रूफ ना जो हम पहले किए हैं उसी की मदद से करेंगे। हम जानते हैं ना, वी नो दैट cos a प्लस बी इक्वल टू cos a cos b माइनस साइन a साइन b। ठीक है, अब देखो, ये हम जानते हैं, अगर हम लोग b की जगह माइनस बी पुट कर दे तो ये वाला फॉर्मूला बनेगा स्टूडेंट। ये हम जानते हैं और हमको ये प्रूव करना है, तो हम क्या कर रहे हैं, पुट माइनस बी इन प्लेस ऑफ बी, इन प्लेस ऑफ बी। ठीक है, इसी फॉर्मूले में मैं b की जगह क्या पुट कर दे रहा हूं, माइनस बी। तो देखो क्या बन जाएगा, ये बनेगा cos a, और ये इसकी जगह मैंने पुट कर दिया माइनस बी। ठीक है, इस b की जगह क्या पुट कर दिया, माइनस बी, और सब जगह जहां जहां b है वहां माइनस बी पुट कर दो, तो ये आ जाएगा cos a cos माइनस बी माइनस साइन a साइन माइनस बी। ठीक है, तो अब ध्यान दो, यहां पे क्या होगा, cos, ये तो a ही रहेगा, और प्लस माइनस माइनस बन गया cos a माइनस b। ठीक है, अच्छा cos a, अच्छा cos माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट, मैंने आपको बताया था cos माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा। तो
तो ऐसे ही cos माइनस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos b माइनस ये साइन a है, और साइन माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता था, साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा। तो ऐसे ही पुट करोगे तो क्या आएगा, माइनस साइन बी आएगा। अब देखो यहां माइनस है यहां माइनस है, तो क्या बन जाएगा, cos a माइनस बी इक्वल टू cos a cos b प्लस साइन a साइन b। हो गया प्रूव, दैट्स इट, प्रूव्ड। बता तो रहा हूं मैं, अगर पहला वाला प्रूफ समझ में आ गया तो सारे हो जाएंगे फॉर्मूले। तो ये फॉर्मूला नंबर सेकेंड था, ठीक है, तो लिख लियो आप। अब cos में निकल गया तो क्या साइन में निकाल सकते हैं, cos में निकल गया, ये सेकंड फॉर्मूला था, ठीक है। अब साइन के लिए करेंगे, अब साइन के लिए करेंगे, एक मैं अभी करूंगा और एक आप होमवर्क करोगे। समझ में आया, देखना आ रहा है कि नहीं। फॉर्मूला नंबर 3, कम से कम 30 फॉर्मूला है, ये तीसरा फॉर्मूला है। फॉर्मूला नंबर 3, टू प्रूव साइन ए प्लस बी, अपने कॉस के लिए तो पढ़ लिया, साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये प्रूव करना है, ठीक है। लिखो आप इसको जल्दी से, अब ये नया पार्ट है, ठीक है। ये फॉर्मूला नंबर 3 है जो हम लोगों को करना है। देखो अब प्रूफ कैसे करेंगे, इसके लिए आपको ये वाले आइडेंटिटी पता होने चाहिए कि साइन थीटा इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा, ये आपको पता है ना, ये तो आपको पता है, ठीक है। तो सपोज इस पूरे एंगल को मैं थीटा मान रहा हूं स्टूडेंट, ठीक है। सपोज मैंने लिखा साइन ए प्लस बी, इसको मैं एक एंगल मान ले रहा हूं, ठीक है। इसको मैं क्या कर रहा हूं मैं, लेट ए प्लस बी इक्वल टू कोई भी एंगल, क्या ले बताओ, मैं ले रहा हूं अल्फा, सपोज मान लिया मैंने, तो ये क्या हो गया, साइन अल्फा, और साइन अल्फा को मैं ले सकता हूं कॉस 90 माइनस अल्फा, लिख सकते हैं ना। मैंने क्या किया, अल्फा प्लस बीटा को क्या मान लिया, अल्फा, तो साइन अल्फा को ले सकते हैं कॉस 90 माइनस अल्फा। अच्छा, अब कॉस 90 माइनस अल्फा को क्या मैं इस फॉर्मूले पे डिराइव कर सकता हूं, कॉस ए माइनस बी के फॉर्मूले पे। कॉस ए माइनस बी का है ना कि पहला एंगल 90 दूसरा एंगल बी, तो क्या होता है कॉस ए माइनस बी, ये होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। अभी प्रूव किया था फॉर्मूला नंबर सेकेंड, तो इसी को मैं अप्लाई करूंगा यहाँ पे। देखो इसको लिखा मैंने cos 90 cos अल्फा प्लस साइन 90 साइन अल्फा, ठीक है। या इससे एक काम करो स्टूडेंट, इसको आप ऐसे एक्सपेंड मत करो, पहले एक्सपेंड मत करो, रुक जाओ, वेट, इसको आप पहले ऐसे मत एक्सपेंड करो, आप पहले इसको ऐसे साइन अल्फा ही रहने दो, और इसको क्या करो, कॉस, यहां पे अल्फा की वैल्यू पुट कर दो, तो क्या हो जाएगा 90 माइनस ए प्लस बी होगा। अच्छा अब देखो ध्यान से, कॉस, इसको मैं क्या कर रहा हूं, ए माइनस बी ऐसे कर दे रहा हूं, ठीक है, साइन अल्फा
अल्फा क्या है, a प्लस बी, ठीक है। अब ध्यान दो, मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे साइन अल्फा लिखा है यहाँ पे, और इसको मैं क्या कर रहा हूं कि cos 90 माइनस अल्फा को, सॉरी 90 माइनस ए को एक साथ ले रहा हूं और यहाँ पे b कर दे रहा हूं, ठीक है। कर सकते हैं ना, इन दोनों को एक साथ ले रहा हूं और इसको अलग। अब ध्यान दो, अब इसको हम लोग a माइनस बी के फॉर्मूले पे एक्सपेंड करना है, ठीक है। इसको मान लो एक एंगल, इसको मान लो दूसरा एंगल, और आपने cos में अभी पढ़ा है कि cos a माइनस बी होता है, क्या होता है, cos, we know that cos a minus b equal to cos a cos b प्लस sin a sin b, ठीक है। तो वही चीज यहां भी करो, sin अल्फा। अच्छा, अब इसको जब एक्सपेंड करोगे तो इस 90 माइनस ए को मैंने एक कंप्लीट एंगल मान लिया, इसको मान लो कोई दूसरा एंगल, मतलब कि एक एंगल और इसको दूसरा एंगल, तो लिख सकते हैं ना इस फॉर्मूले के हिसाब से cos 90 माइनस ए, फिर cos b, फिर प्लस sin 90 माइनस ए sin b, क्योंकि मैंने इसको एक एंगल मान लिया। जैसे कि इस फॉर्मूले का यूज करने के लिए अभी मैंने cos a माइनस बी का फॉर्मूला बताया है ना, तो इसको मैं एक साथ ले रहा हूं और इसको अलग ले रहा हूं, तो इसको जब मैं इस फॉर्मूले पे एक्सपेंड करूंगा तो यही कुछ आएगा, ठीक है। तो अब देखो sin अल्फा इक्वल टू, अच्छा cos 90 माइनस ए, cos 90 माइनस थीटा sin थीटा होता है, तो cos 90 माइनस ए sin a, ये तो हो गया cos b ही, प्लस sin 90 माइनस ए कितना होता है, sin 90 माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा, तो sin 90 माइनस ए इक्वल टू cos a, और ये sin b। अब देखो अल्फा तो था ही नहीं, अल्फा तो मैंने एज्यूम किया था, तो अल्फा की जगह a प्लस बी पुट कर दो, तो sin a प्लस बी इक्वल टू sin a cos a प्लस cos a sin b। ये हो गया फॉर्मूला नंबर 3 प्रूफ, ठीक है। लिख लो आप। आज मैंने थोड़ा सा दूर रखा है इसलिए थोड़ा सा साफ ना है, फिर भी देख समझने लायक है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने sin a प्लस बी का फॉर्मूला प्रूव कर दिया। अब ध्यान दो, एक और फॉर्मूला देखो, जैसे cos a माइनस बी cos a प्लस बी से आया था, वैसे ही sin a माइनस बी भी sin a प्लस बी से आ जाएगा। तो चौथा जो फॉर्मूला है sin, इसको ही प्रूव करना आप, टू प्रूव sin a माइनस बी इक्वल टू sin a cos b माइनस cos a sin b, ठीक है। अब इसको कैसे प्रूव करोगे आप, इसको क्या करना कि sin a प्लस बी का फॉर्मूला यूज करना जो अभी प्रूव किया है, उसमें b की जगह पे माइनस बी पुट कर देना, तो यही आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाला प्रूफ आप खुद से करना, ठीक है। 4 मेन फॉर्मूले हो गए, इन्हीं चारों की मदद से अगर आपको पहला वाला समझ में आ गया तो आप सब कर लोगे। समझ में आया? तो बहुत इंपॉर्टेंट था ये सेशन, जिसने भी अटेंड किया होगा वो बहुत कुछ सीखा होगा, आई होप। सो 4 फॉर्मूला डिराइव हो गए हैं, ये आपका होमवर्क है, बाकी के फॉर्मूले हम लोग कल लिखेंगे। सो टिल देन स्टूडेंट, आई होप यू विल understand this part, okay? So please study, and whatever things are remaining we will discuss in the next class, okay? So till then, have a nice day, take care, thank you.